हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आईपीओ एक्सप्रेस और एक बार फिर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मिस आस्था जैन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट हेम सिक्योरिटीज जुड़ गई हैं। आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर कार्यक्रम में। Gitu, thank you for calling me on the show and good afternoon to everyone. आस्था, आपके फैंस इतने सारे इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स हैं कि जब भी आईपीओज आते हैं तो वो हमसे ये बोलते हैं कि आस्था मैम कब आएंगी और हमें राय देंगी कि हमें क्या करना चाहिए। सो इट्स रियली अ प्लेजर टू होस्ट यू ऑलवेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हाँ जी। चलिए, अब जो दो आईपीओस के बारे में आज हम बात करेंगे। एक है करोना रेमेडीज आईपीओ, बिडिंग डेट दिसंबर 8 टू दिसंबर 10, प्राइस बैंड 1008 से लेके 1062, इशू साइज 655 करोड़ का है। ओएफएस पूरा ही एंटायर ओएफएस इशू है, तो 655 करोड़ का ओएफएस भी है, ऑफर फॉर सेल। और लॉट साइज है 14। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर आपको एक लॉट खरीदना है या सबमिट करना है उसके लिए एप्लीकेशन, तो आपको 14,868 रुपीज खर्चने होंगे। सो कोरोना के आईपीओ में क्या करना चाहिए आस्था? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अगर मैं ये कंपनी की बात करूँ तो ये जो कंपनी है ये इंडिया फोकस ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बनाती है। और स्पेशली किस एरिया में बनाती है? विमेन्स हेल्थ केयर में। तो जो इनके फॉर्मुलेशन है उसमें कार्डियो डायबिटो, यूरोलॉजी जिसे हम बोलते हैं वो, पेन मैनेजमेंट, ये सब काम में आता है। अब अगर हम इनकी ग्रोथ देखें और स्पेशली जैसे हम बोलते हैं कि मैट ग्रोथ जो होती है, यानी कि जो टोटल हम एक मार्केट की एनुअल टर्नओवर ग्रोथ जो देखते हैं, तो जून 2022 से जो जून 2025 में इनका जो मैट था वो काफी ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी। इनकी रैंकिंग भी काफी अच्छी खासी आ रही है। और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग लगी। तो ये आईपीओ हमें थोड़ा अच्छा लगा। ऑल्दो अगर हम टिकट साइज देखें तो थोड़ा सा टिकट साइज के हिसाब से ये ऐसा लग सकता है एक्सपेंसिव है, लेकिन जब हम इसे प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे देखते हैं तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये 35 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है, जो कि इनके पीओस के मुकाबले में ये एक ठीक ठाक प्राइसिंग हम इसे बोल सकते हैं। बहुत रीजनेबल नहीं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, पर एक एवरेज प्राइसिंग इन्हें इन्होंने की है। तो इन सभी के आधार पे मुझे लगता है कि इस आईपीओ में लगाना चाहिए। और आईपीओ में लगाने की सबसे बड़ी वजह है, जिस तरह से मैंने उनका बोला कि मेट ग्रोथ यानी कि मूविंग एनुअल टर्नओवर, इसे हम मूविंग एनुअल, मार्केट एनुअल नहीं, मूविंग एनुअल टर्नओवर जो बोलते हैं, वो काफी इनकी स्ट्रांग है। इनकी रैंकिंग काफी अच्छी है। और ये धीरे धीरे जिस तरह से एक्सपैंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका मार्केट शेयर अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर आने वाले टाइम में इनका मार्केट शेयर भी काफी बढ़ा हुआ होगा। तो सभी पैरामीटर्स पे ये हमें एक अच्छी कंपनी लग रही है और बिल्कुल सब्सक्राइब करने की सलाह हमारी तरफ से इस काउंटर पे दी जा रही है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। आस्था, कॉम्पिटिटर्स के अगर विजा विजा मैंने देखे तो ये जो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके हिसाब से वैल्यूएशंस कैसी लगती है? आपने कहा कि वैल्यूएशंस ठीक ठाक ही है, बट कंपटीशन को देखते हुए क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, कॉम्पिटिटर्स की अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटर्स में एबॉट आता है, एल्केम आता है, एरिस आता है, ग्लैंडमार्क आता है, और जेबी, माफ कीजिएगा, जेबी केमिकल्स आता है, ग्लेक्सो आता है। तो ये हम्म, सब इनके कॉम्पिटिटर्स जो आरएचबी में भी मेंशन्ड है वो सब बताए गए हैं। सनोफी आता है। उन हम्म, सब की जो प्राइसिंग है बिल्कुल थोड़ी हायर साइड पे ही है। और उस हिसाब से देखे तो हमें ये ठीक ठाक इसलिए लगा क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिकली, अगर मैं एक बार जैसे एरिस लाइफ साइंस को ले लूँ तो 75 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये 35 पे ला रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया ग्लेक्सो है, तो ग्लेक्सो हम्म, 45 पे है। यानी कि हम्म, और कुछ एक लाइक टोरेंट फार्मा हुआ तो वो 61 पे है। तो वो कुछ एक कंपेटिटर्स के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियोज है वो इनसे ज्यादा है। लेकिन मैं अगर पूरी इंडस्ट्री का भी एक एवरेज निकालती हूँ तो वो हम्म, 41 का एक इंडस्ट्री का एवरेज पी है, जिसपे ये हम्म, 35 पे ला रहे हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा रूम है इसलिए अपर साइड जाने का इस आईपीओ में लिस्टिंग के दिन। और इसीलिए हमारी राय है कि लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। चलिए दूसरे आईपीओ की बात कर लेते हैं। वो है वेकफिट इनोवेशंस। बिडिंग डेट दिसंबर 8 टू दिसंबर 10, प्राइस बैंड 185 रुपीज टू 195 रुपीज, इशू साइज 1289 करोड़, फ्रेश इशू 377 करोड़ का है, ओएफएस 912 करोड़ का है, लॉट साइज 76, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820। ये बड़े इनोवेशन ही है, जैसे नाम रखा हुआ है वेकफिट इनोवेशंस, तो
इनोवेटिव प्रोडक्ट का ही एक ये आईपीओ है आस्था? बिल्कुल। देखिए, इसमें इनका जो मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू है, जैसे कि हम मानते हैं 60% से ज्यादा, जो इन्होंने आरएचपी में भी मेंशन किया है, वो इनका आता है मैट्रेसेस वगैरह से। अगर हम देखें तो शीला फोम एक लिस्टेड कंपनी है जो कि मैट्रेसेस वगैरह बनाती है, तो वो इनकी कंपेटिटर है। तो ये मेजरली इनका रेवेन्यू मैट्रेसेस से आता है। फिर कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू होम फर्निशिंग से भी एंड डेकोर से भी आता है। इनकी जो हम्म। स्ट्रेटेजी है वो डायरेक्ट टू कस्टमर, D2C स्ट्रेटेजी है। और वो ओके। स्ट्रेटेजी और ये ओमनी चैनल प्रेजेंस भी रखते हैं। मेनली हम्म। देखा जाए तो कंपनी ओन और कंपनी ऑपरेटेड जो स्टोर्स हैं इनके, जैसे कि एमबीओ हम बोलते हैं, मल्टी ब्रांड्स, ये जो आउटलेट्स होते हैं, वो भी इनके काफी ज्यादा है। तकरीबन मेरे हिसाब से जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स इनके हैं वो 1500 से ज्यादा है। तो अच्छे हम्म। खासे एमबीओज हैं, इनके स्टोर्स हैं जिनके थ्रू ये सेल्स करते हैं। तो हम्म। देखा जाए तो एक ही चीज मुझे लगी, क्योंकि कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि इनको और एक्सपेंशन करना था, एमबीओस बढ़ाने थे। इनका ये मानना है कि एमबीओस के थ्रू जो ये सेल्स करते हैं, यानी कि जो स्टोर्स के थ्रू ये सेल्स करते हैं, वो सेल्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनकी वेबसाइट के थ्रू। और शायद इसीलिए इनका पूरा फोकस था कि मोर एंड मोर कोकोस, जिसे हम बोलते हैं कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड, तो वो स्टोर्स इनका खोलने पे था। और उसी में इन्होंने काफी अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट अपने इनिशियल ईयर में किए थे। इसलिए देखा जाए तो ये लॉसेस में भी रहे। लेकिन अब जो इन्होंने लेटेस्ट फाइनेंशियल्स दिए हैं, उसमें इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी शो की है। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट आने लगी है कंपनी को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वजह से अभी तक लॉसेस थे, तो थोड़ा हमें समय देना चाहिए, देखना चाहिए कि आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि जस्ट इन्होंने प्रॉफिट्स क्लिक करना यहाँ पे चालू किया है। देखा जाए तो डेट फ्री कंपनी है, कंपनी में कोई डेट नहीं है। जो वर्किंग कैपिटल रेशियोज हैं वो भी काफी अच्छे हैं, इनके वर्किंग कैपिटल डेज भी काफी अच्छे हैं, कैश फ्लो भी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनके पॉजिटिव है। तो उस तरह से तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से लॉसेस हैं और ये करंटली ही इन्होंने प्रॉफिट दिखाना चालू किया है, तो थोड़ा सा इसे समय देना चाहिए। तो यहाँ पे जो राय रहेगी वो ये रहेगी कि बहुत अगर सीमित लिस्टिंग गेन का इरादा रखते हैं तो इसमें लगाइए, या फिर लंबी अवधि के लिए लगाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय देना चाहिए इस आईपीओ में, ये देखने के लिए कि आगे जाते हुए फाइनेंशियल्स किस तरह से टर्न अप होते हैं, और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इन्होंने दिखाना चालू की है, ये कंटिन्यूअसली दिखाते हैं कि नहीं आने वाले क्वार्टर्स में। तो हमारी राय है, लंबी अवधि के लिए लगाइए, या फिर रिस्क ले सकते हैं तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए। आस्था, और ये जो स्पेस में है वहाँ लोकल ब्रांड्स का हावी होते जी हैं बहुत, क्योंकि आप किसी भी रीजन में जाके देखेंगे, किसी भी स्टेट में जाके देखेंगे, तो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है, अनऑर्गेनाइज नहीं कहेंगे, ऑर्गेनाइज्ड ही है वो, लेकिन लोकल ब्रांड्स है जहाँ लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज आई टू आई कांटेक्ट भी होता है, पर्सनल इस पे भी लिए जाते हैं ये सब स्टफ, तो वहाँ से भी तो कंपटीशन हो सकता है, एंड गेटिंग इनटू अ निश मार्केट एंड getting money and financials out of that should be some bit थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये आगे कैसे प्रदर्शन करते हैं उसको देखना बहुत जरूरी होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर से इनको कंपटीशन काफी ज्यादा रहता है। देखिए, जो शीला फोम कंपनी आई थी वो 2016 में लिस्ट हुई थी। उसके बाद से हमने वहां पे भी परफॉर्मेंस देखा, तो कंटिन्यूअसली उनको एक्सपेंड करते रहना पड़ा, तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा। और शीला फोम में ये था कि 70% से रेवेन्यूज सिर्फ उनका मैट्रेसेस से आता था, जबकि इनका डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि ये होम डेकोर और फर्निशिंग्स में भी है। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि लंबी अवधि में ये अगर टर्न अप हो पाते हैं प्रॉफिटेबल, क्योंकि अभी जस्ट दिखाना ही चालू किया है, तो फिर हम्म। ये अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। तो हम्म। इसीलिए मैंने बोला कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही हम्म। सीमित गेन के लिए लगाएं, नहीं तो लंबी अवधि के लिए लगाएं। अदरवाइज लिस्ट होने के बाद भी इसमें एक मौका ढूंढ सकते हैं। तो राय यही है कि अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही लगाइए, नहीं तो एक बार छोड़ दीजिए, लिस्टिंग होने के बाद इसे देखें। यानी कि आज के दो आईपीओस में जो नंबर वन रैंकिंग पे है वो करोना रेमेडीज ही होगा। जी बिल्कुल, कोरोना रेमेडीज को हमारी तरफ से नंबर वन रैंकिंग है। दोनों ही आईपीओ में बेहतर आईपीओ कोरोना रेमेडीज है। यहाँ बिल्कुल लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाया जा सकता है। जबकि हम्म। हम जो वीकफिट इनोवेशंस के आईपीओ के लिए साफ बोल रहे हैं कि या तो लंबी अवधि के लिए लगाइए, या फिर हम्म। लिस्ट होने के बाद इसमें एक मौके तलाशिए। और हो सकता है मार्केट का मूड अच्छा रहा तो छोटा मोटा ही लिस्टिंग गेन होगा। तो अगर उतना लिस्टिंग गेन चाहते हो तो और रिस्क ले सकते हो तो ही लगाइए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। हम्म। अभी तीन और आईपीओज आ रहे हैं आस्था, तो अब हमें अगली बार टाइम कब दे रही हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ
सब लोग उससे काफी देख रहे हैं और निवेश करना के लिए हो सकता है कि बहुत इंटरेस्टेड हो। जी बिल्कुल। तो देखिए आज भी हमने जैसे ये दोनों आईपीओ आज ही ओपन हुए, और बिल्कुल जिस तरह से मैं भी देख रही थी कि काफी ज्यादा लोगों की इच्छा यही थी कि पहले दिन अगर हम आईपीओ कवर करें तो ज्यादा हम्म। अच्छा वो लोग अपना एक मन बना पाते हैं, और उनको सहायता होती है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान करने में। तो इसीलिए आज हम्म। हम फर्स्ट डे इन दोनों आईपीओ के लिए आए हैं। और डेफिनेटली जो अगले 3 आईपीओ है उसमें भी कुछ एक इंटरेस्टिंग आईपीओ रहने वाले हैं। तो उसमें भी जब वो ओपन होंगे तो कोशिश करेंगे गीतू कि हम एक शो वापस से आईपीओ पे करें, और पहले जी। ही दिन करें ताकि लोगों को यहाँ पे रणनीति बनाने में काफी आसानी हो जाए। जी आस्था, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में थैंक यू। शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।